हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1। बेसिकली इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से आफ्टर फ्रीडम ब्रिटिश ने हम लोगों को एक्सप्लॉइट किया और साथ ही साथ में हमारी इंडियन इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। बेसिकली अगर देखा जाए तो 1947 में अगर देखा जाता है कि हमारी इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली और इस आज़ादी के साथ हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का बहुत बड़ा योगदान था। हम लोगों ने भी बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे बलिदान दिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस आज़ादी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण और था, और वो कारण ये था कि ब्रिटेन ने, ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को इतना एक्सप्लॉइट किया कि अब भारत के पास कुछ भी नहीं बचा था। तो हम लोग तो वैसे ही चिल्ला रहे थे ना कि भाई हमें आज़ादी दो, हमें आज़ादी दो। और हुआ क्या, एट लास्ट जब ब्रिटेन ने, ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि भाई ये लोग तो आज़ादी के लिए चिल्ला ही रहे हैं और वैसे भी इनके पास कुछ रहा नहीं है, तो क्यों ना इन्हें आज़ादी दे दी जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज़ादी के पीछे फ्रीडम फाइटर्स का कारण तो था ही, लेकिन साथ ही साथ में हमारे पास अंग्रेजों को देने के लिए कुछ बचा नहीं था, इसीलिए हम लोगों को आज़ादी मिली थी। बेसिकली इस चैप्टर में अगर देखा जाएगा तो सबसे पहला टर्म जो हमारे सामने आता है वो आता है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। इस कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन को समझने के लिए हमें जानने की जरूरत है कि ये वर्ड जो कॉलोनियल है होता क्या है। तो कॉलोनियल का मतलब होता है जब कोई भी एक देश दूसरे देश पर शासन करता है और शासन करने के बाद उस देश को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन। का मतलब हम बहुत लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण। तो कुल मिला के यहां पर जो टॉपिक आता है वो आता है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। ये लर्निंग टॉपिक है, इसमें हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से ब्रिटिश ने इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया था। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी में 3 सेक्टर थे। सबसे पहला एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया मैं आपको बताता हूं, तो सुनेंगे ध्यान से जरा। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की हम लोग बात करते हैं तो यहां पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक पॉलिसी लागू की थी जिसका नाम था जमींदारी प्रथा, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इस जमींदारी प्रथा में हुआ क्या था, जमींदारी प्रथा में यह हुआ था कि अंग्रेजों ने जो जमीन के लिए, जो जमीन के मालिक थे, जिनको हम बोलते हैं यहां पर क्या, ओनर ऑफ द सॉइल, तो जमींदारों को जमीन दे दी और साथ ही साथ में जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी उन लोगों को क्या बोला जाता है, टेलर ऑफ द सॉइल। तो हुआ ये कि यहां पर अंग्रेजों ने जमीन दे दी जमींदारों को और जमींदारों से बोला कि इन बेरोजगारों से जिनके पास में जमीन नहीं है उनको जमीन का कुछ हिस्सा दिया जाए और साथ ही साथ में उन टेलर ऑफ सॉइल से, उन किसानों से काम करवाया जाए। काम करवाने के बाद में उनसे वो फसल पूरी क्या कर ली जाए, हड़प ली जाए, यानी कि छीन ली जाए, और छीनने के बाद उस पर कुछ टैक्स नहीं, हाई टैक्स किसको दिया जाए, ब्रिटिशर्स को दिया जाए। तो इस तरीके से जमींदारी की प्रथा के कारण हमारे देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पूरी तरीके से बर्बाद किया गया। सेक्टर के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो किसी समय पे कहा जाता था कि भारत एक सोने की चिड़िया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह बात सही है कि भारत एक सोने की चिड़िया है, क्योंकि भारत की जो सबसे फेमस चीज थी वो थी भारत के हैंडीक्राफ्ट्स। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड में जो इंडस्ट्री इंडिया की थी वो हैंडीक्राफ्ट की वजह से ही फेमस थी। अंग्रेजों ने क्या किया, बिकॉज द ब्रिटिशर्स आर बिलीव ऑन द मशीनरीज, लेकिन जो इंडियंस थे वो किस पे बिलीव करते थे, वो बिलीव करते थे हैंडीक्राफ्ट्स पर। तो हुआ ये कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, जो कि हमारे देश की या किसी भी देश की बैकबोन होती है इंडस्ट्री सेक्टर। इसलिए उस हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद करने की वजह से हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। वहीं पर अगर तीसरे सेक्टर की बात करता हूं इंटरनेशनल ट्रेड की, तो इसके बारे में भी सुन लीजिए। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में अगर बात करता हूं तो ब्रिटिशर्स ने यहां भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे थे, जिसके अंतर्गत भारत अगर कुछ भी इंपोर्ट करेगा या कुछ भी एक्सपोर्ट करेगा तो एक लिमिटेड एरिया के अंदर करेगा, और वो लिमिटेड एरिया ब्रिटिशर्स ने सीमित कर रखा था सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन तक। यानी कि इंडिया यदि कुछ भी इंपोर्ट करेगा तो ब्रिटेन से, और कुछ भी एक्सपोर्ट करेगा तो ब्रिटेन से। इस इंटरनेशनल ट्रेड में यदि देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने हमारे जितने भी रिसोर्सेस थे
वो पूरी तरीके से दोस्त क्या कर दिए थे, पूरी तरीके से यहां पर एक्सप्लॉइट कर लिए थे, हमसे छीन लिए थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते होंगे इंडिया के वर्ल्ड वाइड फेमस मसाले अंग्रेजों ने क्या किया, इंडिया के पूरे मसाले लिए या जितने और भी रिसोर्सेज थे उन सबको लिया, यहां से ब्रिटेन भेजा, ब्रिटेन में उनको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया और दोबारा से क्या किया था, उसे इंडिया में इंपोर्ट करते थे और फिर हैवी रेट्स पर इंडियंस को बेचते थे। तो कुल मिला के इंडिया यहां पे सीमित हो गया किस देश के लिए, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के लिए, यानी ब्रिटेन को इंपोर्ट करना है, ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करना है। इसलिए हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था यानी कि जो फॉरेन ट्रेड था वो भी एक पर्टिकुलर सीमा तक ही रह गया और इस कारण से हमारे ये जो तीनों सेक्टर थे, तीनों सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड, ये पूरी तरीके से पस्त हो गए। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं तो इस चैप्टर का पहला जो पोर्शन आता है, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है हमारे सामने फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि किस तरीके से आजादी के बाद में या आजादी के समय पे हमारे इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स थे। तो देखते हैं, लेट्स सी। आपकी बुक के अकॉर्डिंगली भी देखा जाएगा तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी सेम यही लिखे हैं। यहां पर पहला फीचर देखेंगे तो लिखा हुआ है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो दोस्त यहां पे स्टैग्नेंट इकोनॉमी को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस वर्ड स्टैग्नेंट को समझना पड़ेगा। व्हाट इज स्टैग्नेंट? देखो भाई, स्टैग्नेंट का मतलब होता है जब कोई भी चीज स्थिर हो जाती है ना, स्थिर, जो हिल भी नहीं सकती है, जो वहीं की वहीं है, यानी कि कांस्टेंट, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे भारत की, हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी? स्टैग्नेंट थी। अच्छा, स्टैग्नेंट कैसी थी इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखेंगे आप जरा। एक डाटा लिख रखा है मैंने यहाँ पे, देखिए जरा। 1860 से लेके यदि 1945 तक देखा जाए तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हुई थी वो हुई थी दोस्त सिर्फ 0.5%। आप सोच सकते हैं, लगभग 1860 से लेके 1945 अराउंड 85 ईयर्स में हमने जो ग्रोथ किया जीडीपी में, पर कैपिटा इनकम में 0.5% का किया। अब देखिए आप सेकंड डाटा क्या कहता है, 1925 टू 1950, अगेन 25 सालों में हमने जो ग्रोथ किया था वो कितना किया था? 0.1% का। 0.1%। आप सोच के देखिए यार, किसी व्यक्ति की यदि नौकरी यहां पर लगती है 1925 में जो कि 100 रुपए कमाता है, 1950 में उसी व्यक्ति की इनकम कितनी हो जाती है बेटा? 100 रुपये 10 पैसे, या 100 रुपये 10 पैसे नहीं, 1% है ना, तो 100 रुपये 1 पैसे। मेरे भाई 25 साल नौकरी करने के बाद यदि उसकी इनकम में सिर्फ 1 पैसे का इंक्रीमेंट होता है तो भैया क्या इंक्रीमेंट हुआ? वो तो वहीं की वहीं है ना, वो तो स्टैग्नेंट है ना। इसीलिए इसको बोला जाता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो सेम इंडिया इकोनॉमी का भी यही था कि इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश रूल के अंतर्गत कैसी थी? स्टैग्नेंट थी बिल्कुल। वहीं पर अगर सेकंड फीचर की अगर बात करते हैं तो बैकवर्ड इकोनॉमी। भाई देखिए, अगर 1947 और 48 की बात करते हैं जब हमें आज़ादी मिली थी, इस 47 और 48 में अगर देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम जो थी ना, यानी हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय जो थी ना, वो थी 230 रुपये मेरे भाई। अब सोच के देखो यार, 230 रुपये में व्यक्ति क्या क्या कर सकता है यार। आज के टाइम पे तो ठीक है, सबकी इनकम राइज हो गई है, लेकिन उस समय सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो कि 230 रुपये कमाता है मेरे भाई, उसको अपनी फैमिली का खर्चा भी चलाना है, उसको अपना बिजनेस भी करना है, या जो भी वो काम करता है वहां भी करना है। यदि वो खेती करता है तो खेती में कल्टीवेशन, इरीगेशन, है ना, बहुत सारे काम है, तो ये तो पॉसिबल नहीं था। तो ये भी कहीं ना कहीं बैकवर्ड की निशानी थी मेरे भाई। थर्ड अगर पॉइंट देखते हैं, थर्ड फीचर जो कहता है वो कहता है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कहीं ना कहीं इस बुक में अगर देखेंगे तो इस पॉइंट को हम लोग बहुत बार रिपीटेड पढ़ने वाले हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना मेरे भाई। ये पॉइंट कहता है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस का ये, कि टोटल अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखी जाए दोस्त, 100% पॉपुलेशन थी 1947-48 में, जो भी पॉपुलेशन थी 100% मान लेते हैं। इस 100% में से अराउंड 71.7%, जिसको कि राउंड फिगर में 72% मैंने लिख रखा है, ये 72% जो पॉपुलेशन थी, दिस 72% पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सोच के देखो यार, 100 में से 72 लोग जो हैं वो खेती कर रहे हैं, तो भैया बचे कितने? 28, यानी कि 28। भैया 28 लोग क्या करते होंगे? इंडस्ट्री सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी यार कि 72% लोग यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना था? सिर्फ 50%।
भैया 22% कहाँ गया? आप समझ रहे हैं ना भैया, 72% लोग अगर काम कर रहे हैं तो 22% लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था, जो काम था, वो कहाँ गया फिर? तो कहीं ना कहीं ये भी बैकवर्ड की निशानी थी दोस्त। क्यों थी ये एग्रीकल्चर बैकवर्ड की निशानी? इसका बहुत बड़ा कारण था क्योंकि अंग्रेजों ने हम पर इतना एक्सप्लॉयटेशन किया था कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। किसान मेहनत भी कर रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है, सारे काम कर रहा है, लेकिन खेतों में प्रोडक्शन हो नहीं रही थी, इसीलिए एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस में जा रही थी। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। यार मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था इस सेकंड पॉइंट में दोस्त, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर भी भैया बैकवर्डनेस का एक कारण था। बैकवर्डनेस हो रही थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, इसका बहुत बड़ा रीज़न था। देखो भाई, हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो हैंडीक्राफ्ट क्या था बेटा? हैंडीक्राफ्ट इंडिया का बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री सेक्टर था, लेकिन अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया बेटा? पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। क्यों बर्बाद कर दिया? मैंने जस्ट अभी बताया, क्योंकि भैया अंग्रेज बिलीव करते थे किस पर बेटा? मशीनरीज पर, है ना। और हम लोग किस पर पूरे डिपेंड थे? हैंडीक्राफ्ट्स पर। तो सोच के देखो यार, मशीनरीज टेक्स लेस टाइम, है ना, वहीं पर लेबर जो होती है वो कैसा टाइम लेंगी प्रोडक्शन में? ज़्यादा टाइम लेंगी, है ना। दूसरी चीज़ क्या थी बेटा? मशीनरीज कॉस्ट कम लेंगी, वहीं पर लेबर कॉस्ट कैसी लेंगी बेटा? ज़्यादा कॉस्ट लेंगी, है ना। और देखेंगे कारण दूसरा, तीसरा बैकवर्ड निशानी, बैकवर्ड का कारण क्या था? देखो भाई, तीसरा बैकवर्ड के कारण की अगर बात करता हूँ तो टोटल 100% पॉपुलेशन में से ना बेटा 72% तो एंगेज थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, और अराउंड 10.1% इज एंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जिस देश का इंडस्ट्री सेक्टर वीक होता है ना, वो देश हमेशा बैकवर्ड ही कहलाया जाता है। क्लियर? क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर किसी भी देश की बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है। क्लियर? अब आते हैं फिफ्थ अपने फीचर पे। फिफ्थ फीचर हमसे बोलता है रैम्पेंट पॉवर्टी। ये बहुत ही ज़रूरी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको देगा रैम्पेंट पॉवर्टी। देखो भाई, 1947-48 की अगर बात करूं तो हमारे देश की, हमारे इकोनॉमी की जो स्थिति थी कुछ इस तरीके की थी कि हमारे देश के लोगों के पास में रैम्पेंट पॉवर्टी, बता रहा हूँ बेटा, सुन लेना। रैम्पेंट पॉवर्टी, इट इज़ द सिचुएशन वेयर people do not have food, shelter as well as work for employment. That is known as rampant poverty. Clear? नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पर, सिक्स्थ फीचर पर, जो कि है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले इस पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। देखो भाई, किसी भी देश के इकोनॉमिक चेंजेस और जो सोशल चेंजेस होते हैं वही तो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। और हम फीचर में पढ़ रहे हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा। दो पार्ट कौन से होते हैं? एक तो होता है इकोनॉमिक, दूसरा होता है सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। भैया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होता है? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं? आफ्टर पेइंग समथिंग, है ना। लेकिन वहीं पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि समाज के हर व्यक्ति के लिए है। क्लियर? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करता हूं तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है आपका, है ना। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करता हूं तो बेटा हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं आपके। क्लियर? मेरे भाई, अगर देखा जाए ना तो हमारे देश के इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी स्थिति दोनों की कैसी थी? बहुत खराब थी मेरे भाई। ना ही हमारे पास रोड थे, ना हमारे पास में भैया हॉस्पिटल्स थे, ना स्कूल्स थे। तो भैया स्थिति तो खराब होगी ना फिर। क्लियर? तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैसा था बेटा? बहुत पुअर था। नेक्स्ट फीचर देखते हैं, लिखा हुआ डिपेंड अपॉन इंपोर्ट। अब देखिए जरा, ये पॉइंट बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। ये डिपेंड अपॉन इंपोर्ट होता क्या है यार? ये किस तरीके से हम डिपेंड थे? देखिए, कहा जाता है कि इंडिया जो था, भारत जो था, एक कृषि प्रधान देश था। ठीक है भैया, कृषि प्रधान देश है, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया हमारे देश का? हमारे देश के एग्रीकल्चर का क्या किया? बर्बाद कर दिया ना पूरी तरीके से। भैया हम मेहनत भी कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, कल्टीवेशन, इरिगेशन, परमानेंट सोर्स जो भी थे, जो भी इक्विपमेंट्स थे, सब कुछ है हमारे पास, हम हर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा है ना। तो आप सोच के देखिए, देश की पॉपुलेशन को ले कहाँ जाओगे मेरे भाई? कुछ तो उन्हें देना पड़ेगा ना खाने के लिए। तो खाना, जो फूड्स है, वो कहाँ से लाएंगे भैया? वो तो हमें इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे ना फिर। और हद तो जब हो गई मेरे भाई। कब? कहा जाता है कि इंडिया जो है वीट का और राइस का सबसे बड़ा प्रोडक्शन देश है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री।
हद तो जब हो गई कि जब हम लोग इस सिचुएशन में 1947-48 की सिचुएशन में अराउंड दूसरे देशों से व्हीट का और राइस का इंपोर्ट करने लग गए मेरे भाई। तो वी आर टोटली डिपेंड अपॉन इंपोर्ट बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज नॉट सफिशिएंट फॉर द पीपल्स ऑफ कंट्री। क्लियर? हियर द 8th फीचर इज लिमिटेड अर्बनाइजेशन। आपको समझ में आ रहा होगा लिमिटेड अर्बनाइजेशन का क्या होता है। देखो, अर्बनाइजेशन की यदि बात करता हूं तो अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण बेटा, है ना। और रूरल एरियाज की अगर बात करता हूं तो भैया सब जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र। अभी मैंने आपको एक डाटा बताया। डाटा क्या बताया बेटा कि 72% पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मेरे भाई अगर आप खेती बाड़ी करोगे तो भैया जरूरत किसकी? आपकी खेतों की ना। अब खेत कितने होंगे बेटा? जब 72% पॉपुलेशन काम कर रही है तो खेत कितने होंगे देश में? बहुत ज्यादा होंगे ना। तो सोच के देखिए मेरे भाई, खेत अगर ज्यादा होंगे तो अर्बन एरिया के लिए जगह कहां बची है तुम्हारे पास? क्योंकि लोग तो सेकेंडरी सेक्टर में यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर में और टर्जरी सेक्टर में, इंटरनेशनल सेक्टर में जाना ही नहीं चाह रहा है या जाता ही नहीं है। तो इसी कारण से बोला गया क्या कि लिमिटेड अर्बनाइजेशन। हमारे देश का जो टोटल हिस्सा था उसमें 14% तो शहरीकरण था और वहां पर 86% क्या था बेटा? रूरल एरियाज था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? 14% इज अर्बन एरिया, clear, and 86% is rural areas because the maximum percentage of the Indian population is totally based or engaged in the agriculture sector. Only 10.1% is engaged in industrial sector. तो industrial sector मेरे भाई कहां पर है? अर्बन एरिया में तो है। कॉन्सेप्ट क्लियर? दैट इज वाई अर्बन एरिया की परसेंटेज कम और रूरल की ज्यादा। अच्छा, ये जो डाटा है बेटा कब का है? 1948 का है। क्लियर? 9th पॉइंट, मिक्स्ड इकोनॉमी। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट। देखिए, अब ये पता तो सबको है कि इंडिया क्या है भैया? एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्लियर? इंडिया क्या है? एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी होता क्या? देखो भाई, जब किसी भी देश को उसका प्राइवेट सेक्टर, कौन सा सेक्टर बेटा? प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर, ये दोनों मिलके चलाए ना, दोनों मिलके क्या करते हैं? देश को चलाते हैं। क्लियर? तो जब किसी भी देश का प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके देश को चलाते हैं तो ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया भी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज कॉलोनियल इकोनॉमी। ये लास्ट पॉइंट है। मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था वीडियो के शुरुआत में कि कॉलोनियल का मतलब होता है मेरे भाई जब कोई देश दूसरे देश पे शासन करे। तो भारत पे भी कौन शासन कर रहा था? ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन, इंग्लैंड, है ना। तो भैया भारत की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी बेटा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? भैया कॉलोनियल इकोनॉमी थी बिकॉज हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन में थे। किसके? ब्रिटेन के, ब्रिटिशर्स के। इसीलिए कहा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी? कॉलोनियल इकोनॉमी थी। तो बेसिकली हमने इन सारे फीचर्स के थ्रू देखा कि हमारे इंडिया की हालत कैसी थी। देखा जाए तो ब्रिटेन ने हम पर राज करके पूरी तरीके से हमको बहुत ज़्यादा बदतर स्थिति में डाल दिया था। हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। लेकिन इन करेंट की सिचुएशंस में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है और धीरे धीरे अपनी स्थितियों को बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको आज इस चैप्टर में बताया, समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पिंग कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट्स तक या आप तक पूरी तरीके से पहुंच सकूं और उसे क्लियर कर सकूं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ नए अंदाज के साथ में और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में। टेक केयर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपना बहुत ख्याल रखेंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।